अस्सलाम सलाम नमस्ते। आप लोग देख रहे हैं स्टूडियो चार्ट टाइम ऑन ऑन टीवी चार्ट कॉन्सेप्ट बाय है मकान, और हम इस टाइम हाजिर हैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छे गेस्ट को लेके, जो कि हमें बताएंगे कि जो अभी रिसेंटली हादसा हुआ क्या कि प्लेन के साथ जो क्रैश हुआ कराची में, जो लाहौर से कराची जा रहा था, उसके बारे में डिटेल्स देने के लिए हमारे पास एक पायलट मौजूद हैं जो कि उन फजाओं में अपना जहाज उड़ा चुके हैं। मैं उनके बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहूंगा। वो इत्तेहाद एयरलाइन के साथ फ्लाई कर चुके हैं, कतर एयरलाइन के साथ भी फ्लाई कर चुके हैं, एंड आजकल वो जो है DHL के लिए फ्लाई करते हैं। फराज हुसैन, ही इज अ प्रोफेशनल पायलट जो कि इस प्लेन क्रैश के ऊपर बहुत सा तबसरा करेंगे हमारे साथ, वो अपना व्यू देना चाहेंगे। और हम आपको बताते चले कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू कोई ये नहीं बताना चाहेंगे दिस इज व्हाट हैपेंड एंड ऑल दैट, सिर्फ हम अपना एक व्यू दें। तो चले ज़्यादा इंतजार ना कराते हुए हमारे साथ हैं फराज हुसैन। अस्सलाम वालेकुम फराज, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम बिलाल, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एंड आप देख सकते हैं कि वो अभी फ्लाइट अटेंड करके आए हैं और इस टाइम अपने होटल में बैठे हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं। फराज, आपके यहाँ मौसम कैसा चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा मौसम है। इट्स क्लाउडी, लेकिन आज क्लाउडी होने के बावजूद आज कोई बारिश वगैरह नहीं हुई, so that's good. आप हमें ये बताइए, आप इस टाइम कहाँ मौजूद हैं? मैं इस वक्त सिंसिनाटी ओहायो में, जहाँ पे इस टाइम बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। हमारे यहाँ तकरीबन 23 टेम्परेचर है, बहुत ही खूबसूरत है, नाइस सनी। आपसे हम पहले क्वेश्चन कहते हैं कि आप सिमिलर प्लेन बेसिकली, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि आपने A380, 360, A20 बेसिकली फ्लू कर चुके हैं, राइट? जी हाँ, मैं A320 फ्लाई कर चुका हूँ कतर एयरवेज के साथ, इत्तेहाद एयरवेज के साथ 330 एयरबस, which is Airbus 330, 340, 380 फ्लाई कर चुका हूँ। एंड आल्सो कराची की हवाओं में भी आप फ्लाई कर चुके हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैं 320 पे इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ US में, और उसके अलावा ऑफ कोर्स DHL पे फ्लाई कर। नाइस, वेरी नाइस। तो आप हमें बताइए, कुछ इसके ऊपर रोशनी डालिए कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे, एक्सीडेंट कैसे हुआ है और इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? देखें बिलाल, इस वक्त जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमें आ रही है, जिस तरह कल इंफॉर्मेशन थी और जो आज इंफॉर्मेशन है, इसमें काफी फर्क है। इसमें देयर आर टू मेनी होल्स इन द स्टोरी, और मुझे पूरा अंदाजा है कि जब तक क्या कहते हैं CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और जब तक ब्लैक बॉक्स वगैरह नहीं मिल जाते, तब तक इसके बारे में एक्यूरेटली कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये क्या, इस जितने लोगों से मेरी बात हुई जो कि 320 एयरक्राफ्ट पे एक्सपर्ट भी हैं, सिविल एविएशन में हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो इसमें हर एक की अपनी प्रीटी मच एक स्पेकुलेशन है। और आई मीन बीइंग अ पायलट माय सेल्फ, मुझे पूरा अंदाजा है। जबकि एक्चुअली मैंने जो लास्ट फुटेज देखी जहाज जब तक क्रैश हुआ है, तब तक मैंने जो नोट किया है, उसमें जो जहाज की जो नोज एटीट्यूड था बहुत हाई था। नॉर्मली इतना हाई नहीं होता जब आप अप्रोच के लिए आते हैं। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि जो पायलट की पूरी कोशिश रही होगी उन लम्हात में, वो ये है कि जितना दूर लेके जा सकें पॉपुलेशन से वो जहाज को। आई मीन आई थिंक ही डिड रियली हिज बेस्ट, लेकिन ऑफ कोर्स जहाज चूंकि इसमें ड्यूल इंजन फेलियर था, तो उसमें ही कैन डू टू मच। लेकिन मैं
پھر بھی اس پائلٹ کی مہارت کو میں مانوں گا، کیونکہ انہوں نے جس طرح کے جہاز کا ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کے جس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں، میرا جہاں تک خیال ہے کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ کم سے کم ڈیمیج ہو، کم سے کم لاس آف لائسنس. کیونکہ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جب دو انجن فیل ہو جاتے ہیں، بیکاز یہ ناممکن ہے ہوتا ہے کہ پلین کو سیفلی کہیں پہ بھی لے جایا جا سکے، کیونکہ یو ہیو نو پاور ایٹ آل، کیونکہ اٹس ون آف ملین چانسز کی ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ہاں، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، کیونکہ سنگل انجن فیلئر اٹ سیلف اتنا نہیں ہوتا آج کل کے جو انجنس جس طرح کے ہیں. آپ کوئی سے بھی جہاز لے لیں، 777 بوئنگ کے لے لیں یا ایئر بس کے لے لیں یا کوئی سی اور مینوفیکچرر کے لیں، انجنس کے اوپر بہت توجہ دی جاتی ہے. ان کے اسٹال ہونے کے، فیلئر، فائر وغیرہ کے بہت ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اور بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ انجن فیلئر ہو. ہاں، اگر برڈ اسٹرائک، برڈ انجیکشن ہو یا اور کوئی فیکٹر ہو، کوئی اور فیکٹر ہو تو اٹس پاسبل، لیکن ڈیول انجن فیلئر از ویری ہارڈ. بہت کم سننے میں آتا ہے، بلکہ I myself, I only know of 2 incident. ایک 320 یہاں پہ ہڈسن ریور جو ہے ڈیول سولی کا، جو یونائیٹڈ ایئر لائنس، یو نو اباؤٹ دیٹ. جی اور ابھی بالکل. پاکستان، جی ہاں، اور ابھی جو پاکستان کا ہے PK-8303 جو ایئر بس 320 کا ہے، یہی 2 انسیڈنٹ ہیں جس میں مجھے پرسنلی معلوم ہے کہ ڈیول انجن فیلئر، ورنہ یہ عموماً ہوتا نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اب اس میں جہاں تک یہ خبر ملی ہے کہ مینس بلیک باکس مل چکا ہے. اب لازمی چیز ہے، اس چیز میں ٹائم لگتا ہے انویسٹیگیشن ہوتے ہوئے، آپ کو معلوم ہے اس بارے میں، رائٹ؟ میرا اپنا مینس جو ہے میرے ڈیڈ بھی انجینئر تھے اور بھائی بھی، تو سو آئی نو لٹل بٹ اباؤٹ دیس، کہ اس لیے میں کل سے جب مجھے خبر ملی تھی کہ بھائی ایک انجن سے نہیں ہو سکتا، اگر دونوں انجن ہوئے دیٹس the only time the plane goes down like that. That's true. Absolutely true. جہاں تک مینس خبریں آ رہی تھیں کہ مینس وہ پہلے آیا ہے رن وے پہ، پھر واپس آنا پڑا، اس کے بارے میں آپ ذرا ڈیٹیل بتائیں گے، لائک وٹ واز دا ہول سچویشن؟ دیکھیے، اسپیکولیشنس کی یہ ہے کہ جہاں دیکھیں ہم جو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں، جو سیناریو کو جو ریکنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، وہ بیسڈ اپان واٹس انفارمیشن جو ہمیں اویلیبل ہوتی ہیں اس ٹائم پہ. ایگزیکٹلی. اب جو انفارمیشن کل اویلیبل تھیں، جب ہم لوگ، میں اور کچھ اور میرے جو دوست ہیں جو کہ بہت مہارت رکھتے ہیں 320 ایئر کرافٹ میں، اس کے حساب سے ہم نے جو اندازہ لگایا تھا، جو ایک خبر آ رہی تھی برڈ اسٹرائک کی، پاسبلٹی آف برڈ اسٹرائک، کیونکہ میں خود بھی کراچی میں فلائٹ کر چکا ہوں، اور میں کراچی میں 320 کی فلائٹ آپریٹ کر کے قطر ایئر ویز سے لے کے جاتا تھا، قطر کی MLA فرام دوحہ ٹو کراچی. تو وہاں کا جو لے آؤٹ ہے ایئرپورٹ کے، جو ہے ماحول، وہ میں اس سے کافی اچھی طرح واقف ہوں. یہاں تک کہ میں نے آئی تھنک آئی ای میلڈ یو کاپی آف ایئرپورٹ لے آؤٹ. Yes, یہ جو we will show that as well. جی ہاں، میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. دیکھیے، یہ ایئرپورٹ کا لے آؤٹ ہے کراچی کا، اور یہاں پہ اگر اوپر جائیں، یہاں پہ رائٹ ہیئر in this little box right here, it clearly says birds in vicinity of the airport. So یہ کئی بار میں خود بھی دیکھ چکا ہوں، جب آپ اپروچ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، برڈس وغیرہ جو ہیں فلائی کر جاتی ہیں آپ کے سامنے سے. لیکن یہ دیکھیے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خالی پاکستان کا مسئلہ ہے، کیونکہ میں I have flown world, all over the world، اور یہ مسئلہ خالی پاکستان کا نہیں ہے. دیکھیے جیسے ہڈسن ریور کا ہے، وہ جو کہ نیو یارک وغیرہ میں واڑیا، یہ ان کا وہاں پہ بھی ہوا ہے یہ سیم حادثہ برڈ اسٹرائک کی وجہ سے. لیکن ہمارا جہاں تک خیال ہے کہ دیکھیے، کل تک جو تھیوری تھی وہ تھی برڈ اسٹرائک کی، جو کہ اٹس اے بگ پاسبلٹی، یس آف کورس اٹ کین ہیپن. لیکن پھر اس کے بعد کل رات کو ہمارے ٹائم پہ، US کے ٹائم کے حساب سے، کل رات کو جو پاکستان سول ایویشن کی جو ہے رن وے رپورٹ جو آئی ہے، ان کے جو رن وے رپورٹس ہے اس میں at 4500 feet down the runway، اور پھر اس کے بعد 5500 feet down the runway ان کے پاس رن وے جو ہے ڈیمیج کی، جو ہے لائک انجن اسکریپ کیا ہے. جی جی. تو وہ تھیوری کے ڈیول انجن فیلئر بیکاز آف برڈ انجیکشن، وہ ہم لوگوں نے پھر اس کو تھوڑا سا اگنور کیا. پھر یہ ہے کہ دیکھیے، جب جہاز، اگر یہ واقعی ہوا ہے کہ جیسے انجن، جو کہ پکچرز جو لی گئی ہیں جب جہاز نے دوبارہ ایئر بورن کیا اور گو اراؤنڈ کیا، تو اس میں جو پکچرز آئی ہیں اس کو اگر زوم کریں تو اس میں واقعی جہاز کے جو انجنز ہیں دونوں نسیل کی طرف سے وہ تھوڑے سے اسکریپ ہوئے دکھ رہے ہیں. اب ظاہر اگر انجن اسکریچ ہونے سے کیا اس کے انٹرنل پہ بھی زیادہ اثر پڑا ہوگا؟
ऑफ कोर्स जब स्क्रैप इस हद तक हुआ है कि पूरा मतलब कि पूरा निशान लगे हुए हैं और रनवे को भी डैमेज हुआ है, तो मोस्ट लाइकली इंजन को भी, इंजन की जो फैन है उसकी रोटेशन को वाइब्रेशन बड़ी होगी उस इंजन की, क्योंकि थिंग्स में हैव शिफ्टेड अ लिटिल बिट। आई मीन उसका कितना जो डैमेज का एक्सटेंट है, ऑफ कोर्स ये तो एनालाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन एक आइडिया जरूर लगाया जा सकता है कि अगर स्क्रैप तक हुआ है, रनवे को भी डैमेज हुआ है, तो जो फैन है उसका फैन ब्लेड जो है उसको थोड़ा सा तो डैमेज हुआ ही होगा। अगर और रन खाली फैन ब्लेड नहीं होता, उसमें इंजन एसेसरीज बॉक्स होते हैं, गियर बॉक्स एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो भी होते हैं। अब मेरा जहां तक ख्याल है, जहाज के जो फैन की वजह से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन जरूर इंक्रीज हुई होगी, आउट ऑफ लिमिट, पॉसिबली आउट ऑफ लिमिट। बिल्कुल उसकी मीन्स जो स्टेबिलिटी है उस पर बहुत असर पड़ा होगा, इसलिए और वापस क्योंकि प्रेशर काफी होता है प्लेन के ऊपर, राइट, कोई भी एक चीज कोई भी आउट ऑफ ऑर्डर चली जाए तो इस चीज को खराब कर सकती है। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद आज एक्चुअली कल रात को ये रिपोर्ट भी आई है कि कंट्रोल टावर की जो कन्वर्सेशन रही है पायलट के साथ, नॉर्मली जब हम लोग अप्रोच पे आते हैं तो इन ऑर्डर टू मेक एन अप्रोच मैक्सिमम आप 1500 फीट या फाइनल अप्रोच फिक्स तक आप 1000 फीट यू हैव टू बी कंप्लीटली कॉन्फ़िगर्ड एंड स्टेबलाइज्ड। लेकिन इनका जो एल्टीट्यूड था 5 nautical mile from the touchdown point, about like 3500 feet, which is like 2000 ज्यादा जो उस टाइम पे होना चाहिए था। तो इन ऑर्डर टू कम डाउन फास्ट, उस पे की भी एक थ्योरी बन रही है कि उनकी अनस्टेबलाइज अप्रोच थी, और वो जिस तरह उन्होंने अपने आप को नीचे लाने की कोशिश की है, तो जाहिर है जब वो आप नीचे आएंगे स्पीड में तो जहाज का मोमेंटम भी बढ़ेगा। जहाज का मोमेंटम बढ़ेगा तो आप रनवे पे जो है आप काफी फ्लोट करते हुए जाएंगे, रनवे जो है उसके ऊपर आप फ्लोट करते जाएंगे, आप टच डाउन नहीं कर पाएंगे, आपके जो व्हील्स हैं, जो जहाज के जो लैंडिंग गियर्स हैं वो टच नहीं कर पाएंगे, यू कीप फ्लोरिंग। और जब आप फ्लोट करेंगे, आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अंदाजा होगा कि आपके पास इतना रनवे बचा नहीं है कि आप सेफली उस जहाज को स्टॉप कर सकते हैं, सो यू हैव टू डू द गो अराउंड। तो बेसिकली उन्होंने आधे से ज्यादा रनवे मिस करके कर दिया था जब फर्स्ट टाइम टचडाउन पे आए हैं। He missed more than half of the runway and then he has to take the plane back in the air. जी ये भी है, और जाहिर है, आई मीन कुछ एक्सपर्ट्स हैं, मैंने ये भी सुना है कि जो पायलट थे दो, फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग इट वाज 2 कैप्टन्स एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड, तो आई मीन इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव। और एयरबस ऐसा जहाज है, एयरबस बल्कि बोइंग, इवन बोइंग, अगर आप एक एल्टीट्यूड के बाद गियर डाउन नहीं करते हैं तो it rings all sort of bells and whistles and everything, all सारी warnings। in fact अगर आप नोट करें, एक क्लिप ऐसी है जिसमें वो जब उन्होंने गो अराउंड का किया, पीछे एक हॉर्न से बज रहा है, एक क्लिक 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 टाइप की बज रही है, तो इस फ्लैप ओवर स्पीड इसको कहते हैं। मतलब कि ये कि अगर आपने ओवर स्पीड कर रहे हैं आपकी फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो आपको एक ओरल वार्निंग मिलती है एंड यू कैन हियर इट वेरी क्लियरली। तो ऐसा हो नहीं सकता, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि 2 कैप्टन जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने कंप्लीटली इग्नोर किया लैंडिंग को डिप्लॉय करने में। इट्स हार्ड टू बिलीव, लेकिन वही बात है कि देखें जब पूरा डाटा आएगा ब्लैक बॉक्स जो भी मिल गया है, लेकिन उसका ये है कि उसको ब्लैक बॉक्स और जो रैकेज है पूरे जहाज का, दे हैव टू पुट ऑल द पीसेस टुगेदर। और जहां तक मुझे पता चला कि अभी फ्रेंच अथॉरिटीज, एयरबस की अपनी टीम, पाकिस्तान सिविल एविएशन एंड ऑफ कोर्स पीआईए, और ऑफ कोर्स जहाज होता ही है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका इन्वेस्टिगेटर होता है, ऑपरेटर जो कि इस केस में पीआईए है वो उनका अपना इन्वेस्टिगेटर, और ऑफ कोर्स जहां का मैन्युफैक्चरर जो है उस जहाज का, जो कि एयरबस विच इज इन टूलूज फ्रांस, तो उन्होंने जाहिर है वो भी अपना इन्वेस्टिगेटर इसलिए शामिल कर रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन, सो ताकि जो भी है रीजन दे कैन फाइंड आउट। At the end of the day, they need to find out कि किसकी गलती थी, अगर it was an engine failure called a technical reason, or if it was pilot's fault or something else, or natural fault, something, वो हमें सिर्फ सच्चाई तभी पता चलेगी जब एक फाइनल रिपोर्ट आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इन द पास्ट एक दो जो इंसिडेंट हुआ है उसमें आई वाज लाइक volunteering in doing the reports and everything. It takes quite a while, काफी टाइम लगता है पूरी एक इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए और एक कंक्लूजन तक, एक रिपोर्ट बनाने के
उसको जो एक I mean for sure guaranteed this is the cause of the crash or whatever, इसको declare करने के लिए भी I mean it takes some time, you know, a lot of factors involved into this thing. बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि कोई भी एक फाइनल रिजल्ट देते हुए किसी पे इस फाइनलाइज करते हो कि ये इसकी गलती थी या इस तरीके से हुआ, दैट्स नॉट इजी. No, it's not, because इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. आपके जहाज के आप इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जहाज जो आप लेते हैं उनको इंश्योर्ड होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. फिर उसके बाद आपका ट्रेनिंग रेकॉर्ड देखा जाता है एयरलाइन का, और फिर ट्रेनिंग रेकॉर्ड एयरलाइन का अपना जो होता है वो तो है ही. उसके अलावा पायलट्स की क्या बैकग्राउंड रहा है ट्रेनिंग में, मेडिकल उनके देखे जाते हैं, और फिर जहाज का जो है योर फादर वाज एन इंजीनियर सो यू प्रॉब्ली यू नो दैट, पूरे जहाज के एयर फ्रेम, इंजन की जो है रिपोर्ट, एवियोनिक्स, प्रीटी मच समझें कि पूरे जहाज को बेसिकली उसकी हिस्ट्री देखी जाएगी कि उसका एयर फ्रेम या उसमें कोई इश्यूज थे या नहीं, थ्रू आउट के पास में उसके ऊपर कुछ हुआ या नहीं. एग्जैक्टली जिस तरह इस जहाज के बारे में बताया जा रहा है कि ड्यूल इंजन फेलियर, सो फॉर श्योर मुझे पूरा यकीन है कि फुल इन्वेस्टिगेशन होगी पावर प्लांट व्हिच इज इंजन्स. तो इंजन्स कितने पुराने थे, इंजन्स की आई मीन इंजन्स की मेंटेनेंस वाज इट अप टू द स्टैंडर्ड और नहीं. फरमाया आपने कि 5-6 महीने तक बैक में जाएंगे, ये क्या क्या मेंटेनेंस इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एवरी सिंगल थिंग दे चेक. हाँ बिल्कुल. और यहाँ तक कुछ एक्सीडेंट्स इस तरह भी हुए इन द पास्ट कि जहाज जब रिलीज किया गया, आई मीन इट वाज इन द मेंटेनेंस, और जब रिलीज किया गया टू फ्लाई टू द लाइन फ्लाइंग, कोई उसमें कुछ पुर्जे भूल गया, कुछ उसमें आई मीन टूल्स भूल गया, एंड दे फाउंड आउट, दे लर्न इन द हार्ड वे जब वो फ्लाइट पे थे तब, उसकी वजह से भी क्रैशेस हुए. सो आई डोंट नो इफ ये जहाज रिसेंटली मेंटेनेंस से बाहर आया है या रिलीज किया गया है. इस वक्त काफी स्पेकुलेशन है, क्योंकि कल मैंने यहाँ ये भी सुना कि पायलट्स वर नॉट really comfortable taking this aircraft. We don't know. I mean, but this is of course a speculation, and I'm trying to focus. तो तभी पता चलेगी जब फाइनल रिजल्ट आएगा. बिल्कुल ये सब चीजें तभी पता चलेंगी, क्योंकि हम सबको पता है कि मींस एक पायलट की भी रिस्पांसिबिलिटी होती है, एक इंजीनियर की भी होता है जो रिलीज करता है, जो पायलट साइन करता है, टेक ओवर करता है. I completely understand that कि हर की एक रिस्पांसिबिलिटी है, उनके सिग्नेचर हुए होते हैं, उसके बगैर नहीं कि एक इंजीनियर के बगैर पायलट लेके जा सकता है जहाज. इट्स ऑल इन्वॉल्व इनटू दैट. तो वो सच्चाई तो पता चलेगी जब रिजल्ट आएगा. तो बिल्कुल द ग्राउंड इंजीनियर्स जो हैं उनकी बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि आई मीन इट्स नॉट एन इजी जॉब. आई मीन ऑफ कोर्स इट्स हर चीज का अच्छी तरह मुआयना करना और हर चीज का टेस्ट करना फ्लाइट के लिए रिलीज करने से पहले, इट्स अ वेरी रिस्पांसिबल जॉब. बट लेकिन ये कि he or she is equally responsible for whole investigation or the accident. बस हमारी तरफ से दुआ है कि जो मींस इसमें जिनकी डेथ हुई है उनके मींस फैमिलीज वगैरह को हिम्मत दे खुदा कि मींस ये जो हादसा हुआ है ये बहुत बुरा, और मींस जिस दिन हुआ है इस फ्राइडे राइट, जुमातुल विदा के दिन हुआ है, अल्लाह उन लोगों को हिम्मत दे. ठीक है ना, हमारी तरफ से यही दुआ हो सकती है. इत्तेफाक की बात ये कि जब मैंने कराची में मैंने अपना फ्लाइंग करियर जो है फ्लाइट ट्रेनिंग एक्चुअली कराची से स्टार्ट किया था, और ये जो मॉडल कॉलोनी का एरिया है, आई रिमेम्बर दिस, इसके जो एयरपोर्ट की जो फेंस है, एयरपोर्ट की जो फेंस है वो बिल्कुल मॉडल कॉलोनी के साथ ही लगती है. तो यू कैन इमेजिन एक होल ह्यूज सिटी इज राइट नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट. सो अप्रोच पैथ जो है नॉर्मली इस पे भी बात हुई है, काफी मैंने सुने तबसरे कि एयरपोर्ट के विसिनिटी में ऐसे मतलब घर बनाना सही नहीं है. वेल इट इज सॉर्ट ऑफ ट्रू, बट लेकिन देखिए आप खाली पाकिस्तान को आप नहीं बोल सकते इस तरह. पाकिस्तान या कराची में जो जिस तरह की सोसाइटियां बनाई जाती हैं, आप हांगकांग का काईटेक एयरपोर्ट ले लें, उसकी जो अप्रोच है इट्स राइट इन बिटवीन द बिल्डिंग्स. अगर आप कभी एटलीस्ट यहाँ पे हाई राइजेस नहीं है. बिल्कुल हाँ, ये बात भी है. आप क्या कहते हैं शिकागो का एयरपोर्ट ले लें, मिडवे एयरपोर्ट, इट्स राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी. लेकिन अपने आई मीन एज अ सिटीजन यू शुड यू नो बी मोर रिस्पांसिबल, क्योंकि जितना आप वहाँ पे कूड़ा करकट फेंकेंगे जाहिर है वहाँ पे उतने ही क्या कहते हैं ये चील कौवे वगैरह आएंगे, एंड दिस दे आर वेरी यू नो dangerous for the aircraft. And वहीं पे आपका फ्लाइट पैथ है, वहीं पे अप्रोच पैथ है. And
I mean, you're like at 1,500 feet or 1,000, and then you keep coming down. So उसी altitude पे तो birds fly करते हैं. So I mean, everybody has to be responsible, you know. बिल्कुल सही फरमाया आपने. अब इसकी जब हमारे पास फाइनल रिपोर्ट आएगी, I think it might take a month or a couple of months, right? I'm sure it will. Yes. तो फिर ही हमें इसका फाइनल रिजल्ट पता चलेगा. फिलहाल हमारी दुआएं हैं उन लोगों के साथ जिनके मींस रिश्तेदार या फैमिली इसमें जिनकी डेथ हुई है. गॉड गिव देम द स्ट्रेंथ. तो हमारी तरफ से यही हम कर सकते हैं, राइट? अपनी दुआओं में उन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि एयर ट्रैवल इज वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रैवल इन द वर्ल्ड, राइट? और उसमें इस तरह की चीज होना, और स्पेशली ड्यूल इंजन फेलियर इज, जैसे आपने बताया, It's very uncommon. आज तक सुनने में आए हैं. Yeah. जी. तो बकाया में इसके पीछे क्या रियलिटी है वो तो हमें तभी पता चलेगा जब रिपोर्ट आएगी. तो इसके ऊपर फिर हम दोबारा आपसे डिस्कशन करेंगे जब रिपोर्ट आएगी. देन विल टेक यू अगेन इन आवर प्रोग्राम एंड गो थ्रू इट, राइट? आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने हमें अपना टाइम दिया, स्पेशली आप बिजी थे, अभी आप अपनी फ्लाइट करके आए और आपने हमें इंटरव्यू दिया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका TV4 की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो. आप कुछ हमारे नाज़रीन को कहना चाहेंगे प्लीज? well, बस I mean, ये सानिया ये खाली एक शख्स के लिए नहीं होता, ये पूरी कम्युनिटी के लिए. हमें भी, हम हालांकि पाकिस्तान से इतने दूर बैठे हैं, लेकिन हम we can feel the pain, you know. तो बस मैं यही कहूँगा कि सब्र रखें और अपने इदारों पे भरोसा रखें. इंशाल्लाह रिपोर्ट आएगी, जल्द आएगी, और फिर सच्चाई जो है I mean we will find out. और बस दुआ करें वाहिकीन के लिए. बिल्कुल सही फरमाया आपने. इसी के साथ हम आप लोगों से इजाजत लेंगे. यू गाइस वाचिंग स्टूडियो चार्ट टाइम only on TV4 कांसेप्ट बाय हाय मकान. आप हमें इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.